नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए राष्ट्र धर्म की शुरुआत कर लेते हैं और एक अहम खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान भास्कर जाधव के साथ अमर्यादित व्यवहार किया है। बीजेपी ने इस कार्यवाही का कड़ा विरोध जताया। कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने कहा कि जब सदन स्थगित हुआ तो बीजेपी के नेता मेरे कैबिन में आए और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल के सामने मुझे गालियां दी गई। उन्होंने संसदीय मामलों के मंत्री से इस मुद्दे की जांच कराने के लिए भी कहा है। वहीं विपक्षी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्रवाई पर विरोध जताया है। फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी के विधायक इस कार्रवाई के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। फडणवीस ने कहा यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठ को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा निलंबित किए गए बीजेपी विधायक शाम को मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने भी पहुंचे। राजभवन ये सारे विधायक पहुंचे। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में ही भाजपा विधायक ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग और कृषि मुद्दों को लेकर हाथों में बैनर थामे हुए महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। निलंबित विधायक शाम होते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंपा। विधानसभा में सत्र के दौरान हंगामा हुआ और उस हंगामे का असर ये रहा कि बीजेपी के 12 विधायकों को कार्यवाही से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 12 के 12 विधायक शाम को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने राजभवन भी पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनकी मुलाकात की ही ये तस्वीरें हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए जाने वाले उस प्रस्ताव को सोमवार को भ्रामक करार दिया जिसमें केंद्र से 2011 की जनगणना के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का आंकड़ा मुहैया कराने की मांग की गई है ताकि स्थानीय निकाय में ओबीसी के सदस्यों के लिए आरक्षण पर स्थगन लिया जा सके। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकार ने देना चाहिए। इस प्रकार का जो ठराव सरकार ने मंजूर किया है ये पूरे तरीके से टाइम पास करने का काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंपेरिकल इंक्वायरी बाय बैकवर्ड क्लास कमीशन कहा है और बैकवर्ड क्लास कमीशन को ये इंपेरिकल इंक्वायरी करनी है। बावजूद उसके केवल समय निकालने के लिए और केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमने उसका विरोध किया है और अब सरकार का चेहरा और सरकार का बुर्का फट रहा है, इसलिए सभागृह में कामकाज न हो इस प्रकार का प्रयास सरकार की ओर से चल रहा है। देखिए, सरकार ने एमपीएससी में जो कमेटी है उसको खाली रखा और उसके कारण वहां पर इंटरव्यू नहीं हुए और स्वप्निल जैसे एक होनहार युवक को आत्महत्या करनी पड़ी। अब हमारी मांगे कम से कम अभी तो पद भरिए और बचे हुए सारे इंटरव्यूज तुरंत कंडक्ट करके हमारे युवाओं को नौकरी दीजिए, ये हमारी मांग है। सर, ओबीसी आरक्षण के लिए आपने काफी चक्राजाम आंदोलन राज्यव्यापी आपने आंदोलन किया, ऐसे में ये बताइएगा कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन में क्या सोल्यूशन निकलने वाला और क्या अभी तो आपने देखा ना उसको। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इनमें बीजेपी विधायक आशीष शेलार भी शामिल है। कार्रवाई के बाद आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे सरकार को तालिबानी सरकार बता डाला। शेलार ने कहा कि शिवसेना में मेरा सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए नो बॉल पर उन्होंने मेरा विकेट लिया है। आशीष शेलार ने ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक नई तालिबान ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में आई है। शेलार ने कहा जो आज सदन में हुआ और जो सजा दी गई उसे देखकर तालिबानी संस्कृति भी शर्मिंदा हो गई होगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के रूप में नया तालिबान महाराष्ट्र पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसका सार्वजनिक रूप से विरोध करता हूं।
ने स्वयं सदन के ऊपर स्पष्ट की। और मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या था कि जो जानकारी ओबीसी समाज को आरक्षण मिलने से रुकावट पैदा कर सकती है, वो जानकारी छगन भुजबल साहब सदन में दे रहे थे, मैं उसको रोकना चाह रहा था। दूसरी बात, सदन के सामने छगन भुजबल जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का जिक्र किया। वो गलत तरीके से था। जो बात बताई वो मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के पद के बारे में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, ऐसी बात थी। ये दोनों बातों के लिए मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा था और मुझे उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर से परावृत्त और रोकने के लिए मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं शिवसेना और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों को बताना चाहता हूं, आपने जरूर नो बॉल पर मेरी विकेट लेने का प्रयास किया है, लेकिन मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूं। मैं सदन के बाहर जनता के बीच ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों से आपकी विकेट लूंगा और ओबीसी आरक्षण के लिए मेरी लड़ाई। और तो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस पर भास्कर जाधव कार्यवाहक स्पीकर की प्रतिक्रिया आप सुनिए। ऐसा है कि आज महाराष्ट्र के सदन में ओबीसी जो समाज है उनके आरक्षण के बारे में प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे वो प्रस्ताव मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री सम्मान्य भुजबल साहब ने हाउस में सरकार की तरफ से लाया था। हाउस में जो प्रस्ताव लाता है वो मंत्री पहले भाषण करता है और बाद में विपक्ष को बोलने के लिए वहाँ चांस दिया जाता है। लेकिन माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी का आग्रह था कि मुझे पहला बोलना, आप मुझे संधि दीजिए, चांस दीजिए। तो मैंने उनको पहले बोलने का चांस दिया। बाद में मंत्री महोदय छगनराव भुजबल जी ने उसको बड़ी खुलासेवार एक एक उन्होंने जो मुद्दा उपस्थित किया था उसको बाय एविडेंस, पुरावा हाथ में लेके, कागज हाथ में लेके, लेटर हाथ में लेके उन्होंने उनको पूरी तरह से एविडेंस के साथ में जवाब दिया, जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आमदार लोग अस्वस्थ हो गए। और उन्होंने आज जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र के संस्कार है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, उसको काली मां का काम किया। वो वहां तक रुके नहीं। उसके बाद में मैंने 10 मिनट के लिए सभागृह अडजन किया और मैं अध्यक्ष के चेंबर में आया। जब भी खुद विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उनके सभी वरिष्ठ जो जूनियर आमदार हैं वो सब अध्यक्ष के चेंबर में आए और उन्होंने मुझे बहुत मेरी माँ बहन से गाली गलौज किया और मुझे मारने का बहुत उन्होंने प्रयास। उसमें राजनीति को अगर दुश्मनी के तौर पे कोई देखने लगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और एक जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रांग राजनीति वही होती है, हमारे मुद्दों की लड़ाई है, चाहे हम भी विपक्ष में थे, हमारे मुद्दों की लड़ाई, ये कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। तो अभी हम हाउस में सब एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अपने मुद्दों पे वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह से तोलने का क्या मतलब है। और ये मीडिया जो परसेप्शन तैयार कर रहा है, मेरी विनती है आपको, हजारों सालों से राजनीति चलती आई है पूरे विश्व में, देश में भी। आप इस तरह से उसको ये मत करिएगा, ट्विस्ट मत कराइएगा। होता है महाराष्ट्र असेंबली सेशन का, जो भी सेशन होता है उससे पहले सीएम ब्रीफ करते हैं मीडिया को, पर कल वो नहीं हुआ, एक ट्रेडिशन तोड़ा गया। क्या लगता है क्यों नहीं ब्रीफ किया? नहीं, वो मुझे पता नहीं, सीएम बताएंगे। बट मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कोविड-3 की जो वेव है उसकी चुनौती है। जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की गंभीरता, पूरे विश्व ने इस चीज़ को
ये किया है, बड़ी सावधानी से लिया है। तो मेरे ख्याल से उसको अगर प्रायोरिटी दी जाए तो। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो खास मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, और इनके अलावा कैप्टन आई सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANP न्यूज पर। रत्नाकर जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में आप गठबंधन की सरकार में हैं। आज जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र विधानसभा में, इसको किस तरीके से देखा जाए? सर, आप कह रहे हैं गाली गलौज की गई, जो कार्यवाहक स्पीकर हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेरे केबिन में आकर मेरे साथ मारपीट करने तक की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस तमाम आरोपों को नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी को की सरकार जो यहाँ पे है, इसको बदनाम करने की साजिश बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कर रही है। क्योंकि जब ये सरकार बनाने में नाकाम रही, जब इनका सत्ता का लोभ बढ़ गया और भी इनको मुख्यमंत्री बनना था, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई वो सरकार बनने नहीं दिए, तो वो जो पीड़ा है इनके अंदर वो शुरू से ही है और वो रह के बाहर आती रहती है। कुछ इसी प्रकार जो आप घटनाएं देखती हैं सामने आती हैं, तो इस प्रकार घटनाएं जो है वही उनका जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाना, एक तरह से उसी का यह परिणाम। विवाद शुरू क्यों हुआ रत्नाकर जी? विवाद शुरू क्यों हुआ? एक तो पहले से ही 2 दिन का सत्र बुलाया गया, उसमें भी इतना ज्यादा हंगामा बरप गया है, तो सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ाने वाली बात हुई ना रत्नाकर जी? देखिए, हंगामा जो हुआ है वो 12 जो विधायक निलंबित हुए हैं, वो महाविकास आघाड़ी सरकार के 12 विधायक निलंबित नहीं हुए, वह भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के 12 विधायक निलंबित हुए हैं। और क्यों हुए हैं खुद आपने जो कार्यवाहक स्पीकर हैं उनके मुंह से आपने सुना किस तरह से अध्यक्ष जी के कमरे में जाकर उनको गालियां दी गई, इसके लिए वहां के वरिष्ठ जो नेतागण हैं उन्होंने माफी भी मांगी। तो कहीं न कहीं इन्होंने माफी मांगी है, इसका मतलब है कि इन्होंने गलती किया है। तो गलती इन्होंने क्या है, इसी वजह से जो है 12 विधायक को निलंबित किया गया है। देखिए, इनकी सरकार केंद्र में है, जिसका इन्हें बिल्कुल दम्भ है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में चलने वाला नहीं है। जहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, ये जो है वह बहुत शालीन है और बहुत शालीनता से काम होता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उससे यही पता चलता है कि यह सत्ता लोलुप है और सत्ता में आने के लिए यह किसी भी तरह का कंडा अपना सकते हैं। यह चुने हुए जो विधायक हैं, यह सम्मानित माननीय लोग हैं। माननीय लोगों को किसी भी कार्यवाहक स्पीकर को इस तरह से गाली देने का, गाली गलौज करने का, मां बहन करने का कोई अधिकार नहीं है। जो इन्होंने अपनी गरिमा को पार किया, उसकी अगर गरिमा को पार करेंगे तो कार्यवाहक स्पीकर के पास और कोई चारा नहीं बचता है उनको निलंबित करने का। और यह निलंबन जो उनको 1 साल के लिए किया गया है वह एकदम बहुत बढ़िया निर्णय किया गया है, क्योंकि इस तरह का जो सदन को नहीं चलने देने का जो एक इन्होंने मुद्दा जो लेके आए थे, उस मुद्दे पे हमारे जो नेतागण थे उन्होंने पूरी तरह से अपनी सफाई दे दी। ओबीसी मामले पे भी पूरी तरह से सफाई दी है, लेकिन यह इसको अपनी राजनीतिक शरण करने की जो इनकी जिज्ञासा है, उसको मुद्दे को जनता के सामने ये दिखाने की इच्छा है कि हम ओबीसी के समर्थक हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस आरक्षण को जो न्यायालय में लंबित हो गया है उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही इस तरह से हाथ है कि यह ओबीसी आरक्षण जो है इसमें न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है यह देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरह से सदन में इन्होंने पहले बोलने के लिए किया और पहले बोला भी इन्होंने, उसके बाद छगन भुजबल जी ने उनका हर बातों का स्पष्टीकरण भी दिया, तो उनको संतुष्ट होना चाहिए। अब उनके पास कोई जवाब था नहीं, उनका सब स्पष्टीकरण मिल गया, तो उनको सदन में हंगामा करने के अलावा जो उनके पास कोई रास्ता दिखा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, ये हंगामा किया गया ताकि ये ओबीसी आरक्षण का मसला इसी तरीके से लटका रहे, कोई समाधान इसका ना निकल पाए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सर, कैप्टन आई सिंह जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। कैप्टन सिंह, एक बात बताइए, आप जमकर हंगामा मचाएंगे, आप तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, आप सब कुछ करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अगर कोई कार्यवाही हो जाती है तो वो आपको तालिबानी सरकार लगने लगती है। आखिर कैसे तालिबानी हो गई? ऐसा कौन सा तालिबानी फरमान सुना दिया या ऐसा क्या कर दिया कि आपको अचानक लगने लगा कि महाराष्ट्र सरकार तालिबानी है?
पल्लवी जी, हम्म। ये तालिबानी सरकार है नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इन्होंने हमारे 12 सदस्यों को जो है ना सस्पेंड कर दिया। तो ये क्या विपक्ष की आवाज बंद करना चाहते हैं? ये क्यों करना चाहते हैं? कि मुख्य कारण ये है कि ओबीसी मुद्दा तो है ही है कि तो इसके ऊपर ये सवाल न पूछ सके। सबसे बड़ी बात है कि जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर सिवाय इन्होंने विवादों के अलावा और कुछ नहीं किया है। चाहे इनका ड्रग्स मामला रहा हो, जो पूरे मुंबई में आपने देखा कि जन जन में ड्रग्स जो है ना बिक रहा था, सरकार बिकवा रही थी। 3 निर्दोष साधुओं को मारा गया, उसमें इन्होंने कोई निष्पक्ष जांच नहीं कराई। और सबसे बड़ी बात देखिए, इनका पूर्व गृह मंत्री जो 100 करोड़ की वसूली करवा रहा था और पुलिस कमिश्नर जो मुंबई का उस टाइम था उसके माध्यम, और आज वो अपने बचने के लिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम साफ सुथरे हो तो तुम वैसे ही बच जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत कहाँ है? तो कुल मिला के पल्लवी जी, ये सरकार तिगाड़ी सरकार ये महाराष्ट्र को लूट रही है। एक सेकंड, अनिल देशमुख के मसले का आज की विधानसभा की कार्यवाही से क्या लेना देना था? किस तरीके से आप इन मसलों को जोड़ रहे हैं सर? अनिल देशमुख मसले पर तो पहले से जांच चल रही है, तो आज की कार्यवाही में अनिल देशमुख का मसला कैसे बीच में आ गया? नहीं, मुद्दे तो सारे ही आए ना। जब विधानसभा की कार्रवाई होती है सदन की, तो सदन में सारे पिछले मुद्दे उठाए जाते हैं कि आपने इस पर क्या किया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोरोना काल में देखिए इनके यहाँ मृत्यु दर सबसे ज्यादा इनके आती है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या और वहाँ मृत्यु दर है मात्र 22,000। और यहाँ ठीक है कैप्टन सिंह, मैं आपका पूरा जवाब लूंगी सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और इस हंगामे का असर यह हुआ कि बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और इस कार्यवाही से अब भारतीय जनता पार्टी काफी रुष्ट नजर आ रही है। इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन सिंह, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं था सर, क्या हंगामा हुआ या नहीं? मैं बस इतना जानना चाह रही हूँ, क्या बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया या नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ शांति से चल रहा हो और अचानक विधायकों को निलंबित कर दिया जाए 1 साल के लिए? बिल्कुल पल्लवी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनकी मंशा सदन चलने की है ही नहीं, क्योंकि विपक्ष इनसे सवाल पूछेगी और सवाल जवाब देने की इनकी हिम्मत है नहीं। तो विपक्ष को कैसे चुप कराया जाए, विपक्ष का मुंह कैसे बंद किया जाए, इसलिए इन्होंने ये कार्रवाई करी है। तो इसको तालिबानी कार्रवाई ही कहेंगे। आप देखिए कोरोना काल में ये कितने जो है ना इनके यहाँ मृत्यु दर बढ़ी। 5 करोड़ की जहां आबादी है, मृत्यु दर है 1.5 लाख। और यूपी में 25 करोड़ की आबादी है, वहां मृत्यु दर है मात्र 22,000। तो ये हर जगह ये सरकार फैल रही है, ये सरकार कहीं भी नहीं है। इस सरकार का एक ही उद्देश्य है, जिसमें जो 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियों का आप बैकग्राउंड देखे बहुत पीछे थे। इन्होंने जब जब ये सरकार में आए, इनने देश में प्रदेश में जहां भी ये रहे होंगे, इन्होंने सिर्फ प्रदेश को लूटा है, देश को लूटा है। वही महाराष्ट्र में ये लोग कर रहे थे। तो जब जहां लूट करेंगे तो जनता के हित के काम तो होंगे नहीं, और जनता के हित के काम नहीं होंगे तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना, और पूछेगा तो इनके पास जवाब नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ये तालिबानी शासन दिखाया है और ये तालिबानी कार्रवाई इसलिए हुई है जो आज हुई है। बिल्कुल ये सरकार तालिबानी है, जो तालिबानी जिसने कोरोना काल में महाराष्ट्र को मरने के लिए छोड़ दिया, महाराष्ट्र पूरा ड्रग्स ही बना दिया, ड्रग्स इन्होंने बिकवाया, सरेआम निर्दोषों की हत्या इन्होंने कराई, लूट इनके मंत्री वहां कर रहे। तो ये सरकार जवाब कैसे देगी? तो विपक्ष का सामना कर ही नहीं सकती है। विपक्ष से बचने के लिए ही ये कार्रवाई हुई है, ताकि विपक्ष हमसे सवाल ना पूछ सके। पल्लवी जी, मैं यही कहना चाहूंगा, ये सरकार बिल्कुल नहीं है, ये तिगाड़ी सरकार है। तीनों का पुराना इतिहास है। हर किसी के मंत्री जो है ना भ्रष्टाचार वो लिखते हैं। शिवसेना, मैं ऐसा मान लूं पिछले कार्यकाल में आपने और शिवसेना ने मिलकर फिर महाराष्ट्र को लूट लिया होगा सर? नहीं, हमारे एक भी मंत्री आप बताओ ना। आप ये कह रहे हैं कि इनका इतिहास रहा है, तो मैं इतिहास पे जाके बोल रही थी कि शिवसेना का इतिहास तो हमेशा से आपके साथ जुड़ा रहा है सर। तब क्या आप दोनों ने साथ घाट के साथ काम किया? बिल्कुल पल्लवी जी, ये संघर्ष का असर होता है। अच्छा, जैसे संघ बैठोगे वैसे ही गुण आएंगे। शिवसेना जब हमारे साथ थी तो हिंदुत्व पे चलती थी।
आज उनके एजेंडा में हिंदू कहीं है ही नहीं। आज उनके एजेंडा में पाकिस्तान है। आज वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। भगवान उनके नजर में कहीं है नहीं। तो संगत का असर बहुत बड़ा होता है कि आप संत के साथ बैठोगे तो आप जो है ना अच्छे गुण सीखोगे, और चोर के साथ बैठोगे तो संगत तो इनकी चोर वाली है, तो अच्छे को कहां पे आएंगे। तो आज जो सरकार कर रही है वो अपने आप को बचाने के लिए, विपक्ष का सामना ना कर पाने के लिए, विपक्ष के सवालों का जवाब ना देने के लिए, इसलिए आज कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल ही इतनी घोर निंदनीय कार्रवाई है कि शायद इसकी निंदा जितनी करी जाए पल्लवी जी उतनी थोड़ी होगी। ये सरकार को बड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सरकार चलाने लायक है नहीं, उसके अंदर क्षमता नहीं है सरकार चलाने की। जो आज कार्रवाई सदन में हुई है वो सरकार का, मुख्यमंत्री का, मुखिया जिम्मेवार होता है। आज मुखिया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मैं उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगता हूँ। रत्नाकर सिंह जी बताइए सर, सुन रहे थे आप सारी बातें? मैं सबकी बातें सुन रहा था। देखिए, उल्टा चोर को सवाल को डाके, यही कहूंगा इस मदे पे पूरी तरह से। खुद गलती ये लोग करते हैं, खुद हंगामा ये लोग करते हैं, खुद गाली गलौज ये लोग करते हैं, खुद कार्यवाहक स्पीकर के से गाली गलौज अध्यक्ष के कमरे में जाके। रत्नाकर जी, फडणवीस कह रहे थे कि ये जानबूझकर इसलिए किया गया क्योंकि आप चाह रहे थे कि विपक्षी सदस्यों की संख्या कम हो जाए और आपको जो भी प्रस्ताव पास कराने हैं वो आप आराम से करवा सके, कहीं कोई दिक्कत ना आए। देखिए, मैं पहले भी आपको बोला कि ये सरकार जो है को बदनाम करने की पूरी साजिश है। ये हमेशा सरकार को बदनाम करके फिराक में रहते ही हैं। आप चाहे कोई भी मामला उठा के देख लीजिए, एक बहुचर्चित मामला सुशांत सिंह वाला प्रकरण भी उठा देखिए, उसमें सरकार को कितना बदनाम करने की इन्होंने कोशिश किया। पालघर वाला प्रकरण ले लीजिए, खुद इनके बीजेपी के लोग पालघर प्रकरण में इन्वॉल्व थे और ये इल्जाम हमारे सरकार पे लगा रहे थे। तो बदनाम करने का कहीं ये मौका छोड़ते नहीं है। आपको हंगामा करना है तो आप अच्छे मुद्दे लेके आइए, हम भी उस पर विचार करेंगे, हम भी अच्छे कामों को करेंगे। आप रोजगार के मुद्दे पे आइए, आप किसानों के मुद्दे पे आइए। तो आप कहीं न कहीं उस चीज को करते हैं जो सदन की गरिमा को शर्मसार करती है। आप कार्यवाहक स्पीकर को गाली गलौज करते हैं और आपको 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है तो आप उसको तालिबानी कहते हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला ही काम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। देखिए, इनके पास कुछ मुद्दा है नहीं। आज महाराष्ट्र में ये जो है सिर्फ एक ही प्लानिंग करते रहते हैं किस तरह से इस सरकार को बदनाम करेंगे और किस तरह से इस सरकार को। रत्नाकर जी, बीजेपी कह रही है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायकों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, यहाँ कुर्बानी की बात चल रही है सर। ये मुद्दा न्यायालय में लंबित है और जो भी फडणवीस जी ने जो प्रश्न उठाए थे वो सारे प्रश्न का जवाब जगन भुजबल जी ने पूरा दिया था और उनको सिलसिलेवार तरीके से हर बिंदु पे उनका क्लैरिफिकेशन दिया गया। लेकिन उनके पास जब क्लैरिफिकेशन मिल गया तो कोई मुद्दा रहा नहीं, तो वो हंगामा ही करेंगे। वो लोगों को यही दिखाया, इस पर राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसको ये जो है राजनीतिकरण कर लोगों को यह दिखाया जा रहा है कि हम आपके प्रति आपके लिए खड़े हैं। लेकिन ये दाव बिल्कुल उल्टा हो गया क्योंकि गाली गलौज तक जो है महाराष्ट्र की गरिमा को जो है धूमिल करने का कोशिश किया गया। महाराष्ट्र बहुत ही शालीन और यहाँ की परंपरा है, बहुत ही संस्कारिक परंपरा है। यहाँ इतिहास में आप नहीं देखने को मिला होगा कि किसी भी कार्यवाहक स्पीकर को जो है इस तरह से गाली गलौज किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो आज के विधायक हैं उन्होंने ये चरितार्थ कर दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपने राजनीतिक स्तर को गिराते जा रही है। प्रतिदिन उनका राजनीतिक स्तर गिरता है। लेकिन वो तो मानने को ही तैयार नहीं है ना कि हमने गाली दी है या हमने मारपीट करने की कोशिश की या फिर हमने इस तरीके। जी, अगर गाली नहीं दिया होता तो इनके जो नेता लोग हैं वहाँ पे क्यों मांगते? अच्छा, सुबह तक ये बातें चल रही थी रत्नाकर जी, सुबह तक हम देख रहे थे कि ये मुद्दा बड़ा छाया हुआ था। संजय राउत का बयान भी छाया हुआ था। शिवसेना और बीजेपी के लिए ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है दूरियां कम हो जाएं, क्योंकि जो बयान सामने आया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रिश्ता किरण राव और आमिर खान जैसा है, तो बड़ा ये मुद्दा सुबह से छाया हुआ था। अब हम देख रहे हैं शाम में होते होते स्थिति पूरी बदल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यह रोज किसी न किसी शगुफे के साथ आती है और यह कोशिश करती है
कि लोगों को ये लगे कि यह सरकार कल ही कल गिरने वाली है। इस तरह का कोई न कोई एक मुद्दा लेके आती है और वो शाम होते होते वो मुद्दा खत्म हो जाता है। मतलब आप समझिए कि यह सरकार को अस्थिर करने का इनका एक विचार रहता है, जो रोज उसी एजेंडे के साथ ये चलते रहते हैं। लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो पूरी तरह से स्थिर है और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह से कंप्लीट करेगी और विकास का काम करते रहेगी और लोगों के प्रति जो है सरकार की जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, वो बखूबी निभाती रहेगी। ये कितना भी हंगामा कर ले, कितना भी वो हल्ला कर ले, ये कितना भी अपना राजनीतिक स्तर गिरा ले, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे और इनको काम करके जो है जवाब देते रहेंगे। ठीक है कैप्टन सिंह, मेरा एक सवाल ये है सर आपसे कि जो डेटा मांगा जा रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से केंद्र से, उसमें परेशानी कहां पर आ रही है सर? डेटा किस बात का मांग रहे हैं? किस बात का डेटा मांग रहे हैं? जवाब तो इन्हें देना है ना। सरकार ये महाराष्ट्र में चला रहे हैं तो इससे जवाब तो इन्हें देना चाहिए ना कि आपने 2 लाख पे होने को जा रहे हैं, आपने 2 साल में क्या किया? आपको वहां का पूरा डेटा तो वहां का देना चाहिए ना कि आपने अभी तक कितने विकास किए जनता के। कोरोना काल में आपने जनता के साथ कितने आप खड़े हुए, आपने जनता के साथ कितना बचाव जनता का किया, उनको कितनी मेडिकल सुविधा पहुंचाई, कितने हॉस्पिटल उपलब्ध कराए, आपने कितनी उनको किटें पहुंचाई, कितना आपने ऑक्सीजन पहुंचाया। तो डेटा तो इनको देना चाहिए ना। तो यही सबसे बचने के लिए तो ये इन्होंने आज इस तरह की कार्रवाई की है। और ये सत्यता है कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए ये सब जो है ना इसलिए कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी की जो है ना जनसंख्या कम हो जाए सदन में और हम अपने बिल आराम से पास करा लें। तो ये मंशा इनकी साफ नहीं है, इनकी मंशा गलत है। जो कार्य कर रहे हैं गलत मंशा से कर रहे हैं। और कौन सा प्रस्ताव लाया गया कैप्टन सिंह जी आज, और कौन सा ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है महाविकास आघाड़ी सरकार जिसके लिए आपको ये लग रहा है कि जानबूझ के कोशिश की गई बीजेपी विधायकों की संख्या कम करने की? नहीं, आज पल्लवी जी लाने को तो बहुत कुछ थे। अच्छा, मगर इन्होंने शुरुआत ही ऐसी कहा थी। शुरुआत में ही इन्होंने, आप सोचिए कि पहले दिन की कार्रवाई और पहले ही दिन इन्होंने हमारे विधायक सस्पेंड कर दिए। अरे भाई, इसकी कोई एक तरीका होता है, कोई संविधान में कोई नियम है, संविधान में कोई नियम बने, नियम के तहत होता है। ये तो मतलब ये इस तरह से होगा जैसे किसी दुश्मनी पर बड़ी दुश्मनी निभाई जाती है ना, उस तरह की ये कार्रवाई है। कभी भी सदन में ऐसा नहीं होता है। हम इतने दिन से केंद्र में हैं, हमारे खिलाफ कितनी पार्टियां बोलती है, कितने हमारे विरोध में खड़ी होती है, हमारे हर बिल पे कांग्रेस विरोध करती है और भी पार्टियां करती है। हमने कभी आज दिन तक किसी भी सदन में किसी सदस्य को बर्खास्त कराया क्या? कोई बर्खास्त हुआ? आज दिन तक एक नहीं हुआ और इन्होंने पहले दिन में ही कर दिया। तो मनसा इनकी साफ नजर आती है, दुनिया देख रही है कि ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। इनके मंत्री सिर्फ लूट और वसूली में लगे हैं। कांग्रेस नंबर 1 की लूट रही, केंद्र में रही तो केंद्र लूटा, प्रांतों में रहती है प्रांत लूटती है। तो कांग्रेस के साथ जो सरकार बनाएगा वो कहां रह सकता है साफ सुथरा? कांग्रेस और शरद पवार की इन पार्टियों का इतिहास है। इसके तो मंत्री जो है ना बेल पे चल रहे हैं, बेल पे है इसी में। तो ये इनका इतिहास है। शिवसेना भी उनके साथ जाने के बाद उन्हीं जैसी बन गई है, क्योंकि नहीं बनेगी तो सरकार नहीं चलेगी। और उद्धव जी को जो है ना मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा मोह है कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी ना चली जाए। तो वो चाहे भले ही महाराष्ट्र को दर्द इसमें डाल देंगे, मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार बनी रहना चाहिए। तो इसका जवाब तो विपक्ष पूछेगा ना, विपक्ष तो हिसाब लेगा ना। हम वहां विपक्षी पार्टी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि महाराष्ट्र की जनता का एक एक हिसाब इनसे पूछा जाए, तो वो हिसाब देने की महाराष्ट्र सरकार में एक चीज मैं यहाँ पर आपको टोकूंगी सर। कैप्टन सिंह, आपने कहा कि कभी हमने किसी को बर्खास्त नहीं किया। शायद आपको याद होगा पिछली बार जब संसद का सत्र चल रहा था तो कैसे आम आदमी पार्टी के सांसदों को बर्खास्त किया गया था। आपका पूरा जवाब मैं लूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है सर, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जबरदस्त हंगामा यहां पर हुआ है। हालांकि लगातार विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को नकार रही है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने किसी तरीके से कोई भी हंगामा नहीं किया। ये साजिश के तहत यहां पर विधायकों को निलंबित किया गया है क्योंकि इनको संख्या कम करनी थी और अपने मन मर्जी के प्रस्ताव पास करने थे। इसी मसले पर बहस चल रही है और दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन सिंह, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले रत्नाकर जी के पास जाना चाहती हूँ। वो बीच में कुछ कह भी रहे थे। सर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप रत्नाकर जी? देखिए, मैं ये कह रहा चाह रहा था कि जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 100 करोड़ लेते हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं, ये गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए और ये हमारी सरकार को जो भी लालची कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सरकार क्यों नहीं बनाई सर? जब जो है महाराष्ट्र पहले आपकी शिवसेना के साथ जब भी गठबंधन था, गठबंधन टूटने का कारण क्या था, जरा वो भी तो जनता को बताइए। क्योंकि आप चाहते थे कि सरकार जो है सत्ता की मलाई हम खाएं और मुख्यमंत्री हम बने, इसलिए आप चाह रहे थे कि हमारे लोग मुख्यमंत्री रहें। तो आप कहीं न कहीं जनता के प्रति आप कार्य जो भावना रहती है, जो सेवा भाव रहता है या काम करने की भावना रहती है, वो तो थी नहीं। आपको तो सत्ता में मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी और आप सत्ता की मलाई खाना चाह रहे थे। तो लालची कौन है और कौन सत्ता की मलाई खाना चाह रहा था, ये सब लोग जानते हैं और सब लोग देख भी रहे हैं। सही बात कोरोना की, कोरोना हम जिस तरह से हमने महाराष्ट्र कोरोना के ऊपर नियंत्रण पाए हैं, मुंबई में जिस तरह से हमने में आते हैं और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज। एक बार दोबारा से फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है। कैप्टन सिंह आपके पास ही आना चाहेंगे सर। वो ये बात भी उनकी सही है कि सत्ता की मलाई खाना कौन चाह रहा था? आप तो शिवसेना के साथ बैठे हुए थे ना सर गठबंधन में। गठबंधन टूटा, किस तरीके से सुबह 6 बजे शपथ भी ग्रहण कर ली और ये तमाम चीजें पूरे महाराष्ट्र ने देखी और पूरे देश ने ही देखी है। तो सत्ता की मलाई वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? पल्लवी, आपने देखा होगा हम वहाँ एक सबसे बड़ा दल थे, तो हमारा अधिकार बनता सरकार बनाने के लिए। और शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन था, तो हम जब चुनाव लड़े थे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम मिलजुल के जो है ना मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा क्योंकि हमारे फडणवीस के साथ ही जो है ना उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया था और क्लियर था कि अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे। तो इसलिए शिवसेना का बनाने का कोई मतलब ही नहीं उठता था। वो तो शिवसेना को जब थोड़ा सीधे 55 आ गई तो उनका जो है ना हृदय परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री सीट दिखाई देने लगी। अगर उन्हीं की सीटें कहीं 15-20 आती ना तो वो चुप मार के बैठे रहते, तो वो बात अलग हो गई। हमें ऐसा कभी नहीं रहा है। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट के ऊपर अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था, मगर एक वोट किसी का लेना पसंद नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी सत्ता को तो हम गिनती से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। तो हम तो वो लोग हैं, हम एक वोट के लिए सरकार अपनी कुर्बान कर देते हैं। हमें मलाई की आदत नहीं है, हमें जनता के विकास की जरूरत है। हम जनता के विकास के लिए आते हैं, हम देश के हितों के लिए आते हैं, हम देश के हित के कार्य करते हैं, हम जनता की भलाई देखते हैं, देश की भलाई देखते हैं। और ये आते हैं सिर्फ मलाई के लिए कि मलाई कैसे लूटी जाए। जब से हम सत्ता में केंद्र में आए, आप देखिए कि हमने वो कार्य करके दिखाए कि इन्होंने 70 साल में नहीं किए। बिल्कुल, ये यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी सर। वैसे बहस का जो मुद्दा था वो महाराष्ट्र विधानसभा था, लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, 70 साल में नहीं कर पाए सर। 101 रुपए पे पेट्रोल पहुंच जाए, ये वाकई में 70 साल में नहीं कर पाए। इतनी महंगाई आसमान छू ले, ये 70 साल में नहीं कर पाए। आपके कार्यकाल में ये सारी चीजें हो रही हैं और अब आप हंगामा नहीं मचाते सर। आज महाराष्ट्र विधानसभा में महंगाई का मुद्दा आपने उठाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ बिल्कुल पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छे कहा। जब मनमोहन की सरकार आई थी, आप थोड़ा डेटा निकाल के, उस टाइम पेट्रोल क्या थी? 35 रुपए थी, 35 रुपए पेट्रोल। और उनकी जब सरकार गई तब कितनी थी? 72 रुपए।
क्या 105, 120 पे कभी पेट्रोल पहुंचा? जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक का डेटा मुझे बता दीजिए सर। राजस्थान में आपको पता है पेट्रोल का दाम क्या है, या आपको मध्य प्रदेश का पता है सर? आप महंगाई क्यों नहीं देख रही कि जबकि महंगाई वक्त की महंगाई बेहतर है? ये 35 कांग्रेस 35 से 78 पहुंचा सकती है, और हमने तो जो है ना 20 रुपए बढ़ाए, ये तो 30, 40, 50 रुपए बढ़ा दिए थे इन्होंने। अच्छा, तो आप इसको कंपेयर करिए ना, आप इसको हमें क्यों बता रही है? आज हमारे सामने तो महंगाई है, इनके सामने कौन सी महंगाई थी? हमारे सामने आज कोरोना की मार है, सरकार के सारे संसाधन खत्म हो चुके हैं, हमने तो तब जो है ना पेट्रोलियम को इतना बढ़ाया है। इनके सामने तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी उस टाइम, जो 35 से 78 तक ले गए थे। इसका जवाब है इनके पास। उस टाइम कौन सा कोरोना था, क्यों बढ़ाई गई थी? तो ये कहने वाली बातें हैं पल्लवी जी। सरकार हमारी सिर्फ देश हित में कार्य करती है, देश के विकास करती है। आज हमारे कार्यकाल में जितने विकास हो रहे हैं कांग्रेस ने कभी कराए? आप आज हाईवे देखिए, हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं से कहीं चले जाइए, जो सफर हम 2 दिन में करते थे आज वो 4 घंटे में सफर तय कर रहे हैं। हमने हर जगह फ्लाईओवर बनाए, हमने अच्छे से अच्छे हाईवे बनाए, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे, एम्स बना रहे, हमने क्या नहीं किया है? और ये बता 70 साल में क्या किया है इन्होंने? बताइए रत्नाकर जी। अगर हम पेट्रोल का पैसा बढ़ा भी रहे हैं तो वो पैसा इन विकासों में लगा रहे हैं। और इन्होंने कहा लगाया था, किसका विकास किया? इन्होंने विकास किया सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का, इसके अलावा इनके यहाँ किसी का कोई विकास नहीं है। देश का विकास तो ये जानते ही नहीं है। इसके यहाँ विकास है तो गांधी परिवार का विकास है। जितना देश का पैसा लूटा जाता है गांधी परिवार लेके और सीधा इटली में जाके लगा देता है। आप इटली में पता कराना पल्लवी जी, जितना बड़ा दिल्ली का कनॉट प्लेस है ना, इतना बड़ा मार्केट वहाँ राहुल गांधी का है। इटली में कनॉट प्लेस कितना बड़ा मार्केट दुनिया में। चलिए सर, कोविड काल में हेलीकॉप्टर किसी और के लिए आता है, करोड़ों का हेलीकॉप्टर कोविड काल में किसी और के लिए आता है, और आप जायज ठहरा रहे हैं सर कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए तो लोगों के विकास के लिए बढ़ाए। रत्नाकर जी, आपसे 70 सालों का हिसाब तो मांगूंगी ही, महाराष्ट्र में इतने सालों में आपने क्या कर दिया उसका हिसाब भी मुझे आपसे चाहिए, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा कैप्टन साहब का जो एक आंकड़ा था पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर, उसमें मैं जरा सा क्लेरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ। तो शायद ये आंकड़े आधे अधूरे पढ़ के आते हैं, पूरे आंकड़ों इनका पता नहीं है। ये 35 ये बोल रहे 35 रुपए का हमने इजाफा किया, 40 रुपए का इजाफा किया। इनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी क्रूड ऑयल की कीमत $140 प्रति बैरल थी, तब हमने पेट्रोल के दाम 60 रुपए रखे थे, ठीक है। और अभी क्रूड ऑयल की दाम आपके समय में $72 प्रति बैरल है, और आपने पेट्रोल के दाम 105 रुपए और 107 रुपए कर दिए हैं। तो आप खुद ही ये देख लीजिए कि किस तरह से हमने प्राइसिंग को कंट्रोल किया था और महंगाई की बोझ आम जनता तक पहुंचने का काम नहीं किया था। और आज ये लोग सिर्फ 70 रुपए के करीब जो है, 75 रुपए के करीब जो है टैक्स के रूप में जो वसूल रहे हैं, वो जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम ये सरकार कर रही है, राहत देने का कोई काम कर रही है। रही बात ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, साहब आप एक चीज बताइए, हमने जनता के लिए काम किया, हमने जनता को 27 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से हमने ऊपर लाया अपने कार्यकाल में। आपने क्या किया? आपने 23 करोड़ जनता को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया। आपने सिर्फ हम दो और हमारे दो के लिए सरकार चलाई है। आपने राफेल वाले में किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश किया? आपने एचएएल कंपनी जो भारतीय कंपनी थी, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट न देके आपने मित्र कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, फ्लैश डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया, और आपने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आपने 15 दिन पुरानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके और आपने अनिल अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ताकि आपको, आपके लिए मित्रता सर्वोपरि है, आपके लिए देश सर्वोपरि नहीं है। तो यह देश देख रहा है और समझ रहा है कि कौन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और कौन हम दो हमारे दो के लिए काम कर रहा है। ये सारी दुनिया देख रही है। रही बात विकास की, तो विकास में आपने किया है, बिल्कुल किया है साहब, आपने विकास किया है। पेट्रोल के दाम 60 रुपए से आपने 107 रुपए कर दिए। रसोई गैस के दाम जो 300 रुपए के करीब था, आपने आज 900 के करीब कर दिया है। बेरोजगारी दर जो 11 बेरोजगारी दर जो उसके लिए सफाई पेश कर तो दी रत्नाकर जी, उसके लिए सफाई पेश की गई है सर। आपके कार्यकाल में कोविड-19 नहीं आया था ना, उनके कार्यकाल में कोविड-19 आ गया है। देखिए ये एक जुमला है इन लोगों का कि कोविड के कारण से ये चीजें हो गई है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, आप चेक भी कर लीजिएगा, और ये एकदम 100% आंकड़ा है
कोविड के पहले 2 साल तक लगातार 8 क्वार्टर हमारी जीडीपी गिरी है। कोविड के पहले बता रहा हूँ, 8 क्वार्टर तक लगातार जीडीपी गिरी है। और कोविड के बाद यह अर्थव्यवस्था जो इनकी 4 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉकडाउन कर देने का जो इन्होंने निर्णय लिया, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम सत्यानाश हो गई। लोग सड़कों पे आ गए और महंगाई जो है वो 2 गुना 3 गुना हो गई। आज रसोई घर का बजट महिलाओं का भी बिगड़ गया है। तो ये एक बहाना है इनका कि हमने कोविड महामारी में हम जो है स्वस्थ हो गए, हम नहीं कुछ कर पाए। तो सच्चाई आंकड़ों के साथ बात करते हैं। और ये आईपीजी कैप्टन साहब जो है इन सब चीजों पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास आधे अधूरे आंकड़े हैं। जी कैप्टन सिंह, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है मगर वीडियो कटा हुआ है। सर वीडियो हम दिखवा लेते हैं एक बार। आपने सारी बातें सुन ली होंगी रत्नाकर जी की, उन्होंने भी अपने आंकड़े पेश कर दिए हैं। बात तो यही है सर कि महाराष्ट्र विधानसभा में आज आपको मुद्दे ये उठाए जाने चाहिए थे जो फौरी तौर पर लोगों को राहत पहुंचा सके। सर, वोट बैंक की हर पार्टी को चिंता क्यों रहती है? पल्लवी जी, हमने कभी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं किया जिससे वोट बैंक हो। हम हरदम कोई बात करते हैं तो देश हित की, प्रदेश हित की, जनता के हम इसी मुद्दे को लेके आते हैं। ये तो इन्हें दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। हमने पहले भी आपसे कहा कि इनके पास तो बताने के लिए कुछ है नहीं। 2 साल का कार्यकाल इनका सिर्फ निकला है तो काय में निकला है? वसूली में, लूट में, ड्रग्स में, इसमें इनका कार्यकाल निकला है। तो अब विपक्ष के सामना ये कैसे करेंगे? इनके पास जवाब नहीं है। आपके 2 साल वेस्ट हो गए कोविड-19 के कारण, तो महाराष्ट्र सरकार के 2 साल कैसे वेस्ट नहीं हुए सर? क्या महाराष्ट्र में कोविड-19 नहीं था? केंद्र के 2 साल खराब हो गए क्योंकि कोरोना महामारी पहली बार देश में आई, तो क्या महाराष्ट्र देश से अलग है? उनके भी तो 2 साल कोविड से लड़ने में निकल गए सर। पल्लवी जी, आपने देखा होगा कि केंद्र का कोई भी काम रुका नहीं है। एक काम बता दो आपकी कोरोना काल में रुका है? केंद्र के 18 वर्ष जो काम से सुचारू रूप से चले हैं, चाहे हमारा हाईवे का काम हो या हमारा दूसरा हॉस्पिटलों का काम हो, जो भी है काम हमारे रुके नहीं है। ये काम तो इनके रुके हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगली बार इनकी सरकार तो आना नहीं है, तो जितना लूट सकते हो लूट लो। तभी तो गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली प्रति महीना करवा रहा था। तो इनके उजाग जग जाए तो ये यही पर हो चुके कि ये काम कर क्या रहे थे। तब तीनों पार्टियां मिलकर जो कहते हैं मां अघाड़ी, तो ये मां अघाड़ी नहीं है, महा उगाई सरकार है। जो उगाई वसूली में लगी है उसमें लिप्त है और तीनों ही पार्टियां जो है ना दबा के महाराष्ट्र को लूट रही है। तो मुझे मालूम है कि अगली बार चांस जनता देगी नहीं। जनता इनको बहुत पहचान चुकी है अच्छी तरह से कि ये लोग कैसे हैं। इनकी अगली बार जमानतें जब्त होगी तो कांग्रेस का तो नाम निशान खत्म होता जा रहा है। आपने देखा होगा कैप्टन सिंह, आपको याद होगा अभी हाल ही में शिवसेना के एक विधायक ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाना चाहिए। आगे उन्होंने एक बात और लिखी, नहीं तो हम पर इसी तरीके से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती रहेंगी। आप ये भी तो देखिए सर, विधायक इतने ज्यादा परेशान है, अब उन्हें इसी बात का हमेशा डर रहता है कि इसी तरीके से हम पर ये केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कसती चली जाएंगी जब तक हम बीजेपी का हाथ नहीं थाम लेंगे। नहीं पल्लवी जी, ये तो ऐसा कहना होता है। मूल इन्हें आगे अपना भविष्य नजर आ रहा है कि आगे इनका भविष्य अंधकार में है। अच्छा। हमने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया है और जिनका हाथ पकड़ा है इनको दुनिया नकार चुकी है, चाहे शरद पवार हो चाहे कांग्रेस हो, इनको पूरा देश नकार चुका है। तो डर उनको ये सता रहा है शिवसेना को कि इनका हाथ पकड़े हैं, इनको जल्दी से छोड़ दो, नहीं अगली बार जनता हमें भी महाराष्ट्र की नकार देगी। तो डर ये सता रहा है, ईडी का डर नहीं सता रहा है। ईडी किसी को अननेसरी तो नहीं सताने जाती है, कुछ करा होगा, कुछ आपने कहीं ना कहीं घोटाले में लिप्त हो गए, इसलिए ईडी का डर है। ऐसे बिगड़े वो करे ईडी आपको पहुंचाएगी पकड़ने के लिए, ये तो मैंने आज दिन तक नहीं सुना। डर मुख्य इनका ये है कि ये घोटाले में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ किया नहीं है और आगे इन्हें भविष्य अंधकार में दे रहा है। तो इसलिए इनकी इच्छा ये है कि कैसे भी मान मनोबत करके दोबारा फिर बीजेपी के पास जाया जाए ताकि आगे भविष्य। और बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है ही, ये सारे भ्रष्टाचार और ये धुल जाएंगे जैसे ये आपके साथ आएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि इन्हें डर है क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास इसलिए वापस आना चाहते हैं। तो कौन सी वॉशिंग मशीन लेकर बैठे हैं सर आप? बिल्कुल पल्लवी जी, हमारे पास जो वॉशिंग मशीन है ना, वो विचारों की वॉशिंग मशीन है।
और अच्छा। सिद्धांतों की वॉशिंग मशीन है। हमारे विचार और सिद्धांत से जो चलता है वही हमारे साथ रह पाता है, नहीं तो भागने में टाइम नहीं लगता। हमारे यहाँ अगर आप बताइए, हमारे 60 साल केंद्र में सरकार हो गई, एक आप भ्रष्टाचार का एक आंकड़ा बता दें, एक मंत्री को भ्रष्टाचार में लिप्त बता दें, और इनके कांग्रेस के कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो उसका भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, और आज वो बेल पे ना हो। तो अंतर यही साफ नजर आता है। इनके तो अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका बड़ा, राहुल बड़ा, सारे ही बेल पे चल रहे हैं भ्रष्टाचार में सब बेल पे चल रहे हैं। और हमारा बताइए, इतने दिन तक एक पे अगर आप भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ी बात है, किसी के ऊपर जरा सा छींटा भी नजर आया हो तो इसको कहते हैं सिद्धांत। ठीक है कैप्टन सिंह जी, आपको रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। रत्नाकर जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपने तमाम बातें सुनी होंगी, कैप्टन आई सिंह की आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, कैप्टन साहब जो महाविकास आघाड़ी सरकार के बारे में फुल फॉर्म बता रहे थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहूंगा कि भारत जलाओ पार्टी है। आज ये पूरी तरह जो है भारत की अर्थव्यवस्था को ले लीजिए या आम जनता के जीवन स्तर को ले लीजिए या उनके आय को ले लीजिए, पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। महंगाई की मार इतनी बड़ी हो गई है कि लोग आज 2 वक्त की रोटियां जो है उनके घर में चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। रही बात ये कह रहे थे कैप्टन साहब कि हमारा कोविड में काम रुका नहीं, ठीक है, हम काम करते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने कैप्टन साहब, भारत जलाओ पार्टी ने कोविड में काम रोका नहीं। मध्य प्रदेश की ही बात ले लीजिए तो कोविड में भी मध्य प्रदेश में जो चुनी हुई सरकार वहां पे थी, लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को गिराकर और लालच में विधायकों को खरीद कर वहां पे भी आपने सरकार बनाने का काम कोविड में ही किया। आपने नमस्ते ट्रम्प का जो प्रोग्राम किया वो कोविड में ही किया, आपका काम रुका नहीं, अनवरत चलता गया। नमस्ते ट्रम्प का भी काम किया आपने, कोविड में ही किया। आपने 5 राज्यों का चुनाव जो हम कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि सारे चुनाव को एक ही डेट पे करके ये जल्दी से खत्म कर दिया जाए, लेकिन आप जो है चुनाव जीतने में आपकी मंशा ज्यादा थी, लोगों की जिंदगियां बचाने में ज्यादा मंशा थी नहीं। आपने चुनाव काम अनवरत किया। अब 5 राज्यों का चुनाव जिसका हद यही हुआ कि लाखों की तादाद में लोग आज हमारे देश में मर गए। रही बात तीसरी जो ये कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल करिए। जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पे भ्रष्टाचार हो, वहाँ पे ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ईडी की कार्रवाई पक्षपात नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। आपने ईडी की कार्रवाई कितनी भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी के विधायकों पे और सांसदों पे की है, जब ये भी तो लोगों को बताइए। आपने सिर्फ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। पर एक बात बताइए रत्नाकर जी, ये तो दिख रहा है कि अनिल देशमुख का मुद्दा ऐसा उठा लिया गया है कि अब हर जगह इसी मुद्दे की चर्चा की जाती है। चलिए, इस बार तो बहुत छोटा सा आपने सत्र रखा, कभी ना कभी सत्र की कार्यवाही भी लंबी होगी, तो आपको लगता नहीं कि इस मसले पर जबरदस्त पार्टी की किरकिरी होने वाली है और इस मसले को मुद्दा भी अच्छा खासा बनाया जाएगा? देखिए, मुद्दा इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो जांच चल रही है और जांच में सारे लोग सामने आ जाएंगे। इसमें आप पहले ही प्रथम दृष्टया यह मान लेना कि अनिल देशमुख इसमें लिप्त हैं और जिस तरह से पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। जांच पूरी होने के बाद ही किसी तथ्य पे आदमी पहुंच सकता है कि कौन इसमें दोषी है और कौन दोषी नहीं है। आपके खाते में है क्या रत्नाकर जी, महाविकास आघाड़ी सरकार के खाते में है क्या बताने के लिए कि अभी तक आपने जितनी भी सरकार 2 साल 2.5 साल की चलाई है उसमें आपने क्या क्या किया? हालांकि सबने देखा कि कोविड से किस तरीके से महाराष्ट्र जूझता रहा, लेकिन कुछ तो बताएंगे सर कि हमने किया क्या इन सालों में? कोविड में देखिए, कोविड क्या है, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या आर्थिक राजधानी है देश की, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज बहुत होती है और अगर यहाँ की जनसंख्या सिर्फ मुंबई की ही ले लीजिए तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों की जनसंख्या यहाँ पे है और आबादी बहुत घनी है। तो कोविड जैसी महामारी जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें एक दूसरे से छुआछूत की बीमारी है और घनी आबादी होने की वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से कोरोना जो है फैला, लेकिन उसी तेजी के साथ हम लोगों ने इसको बचाव भी किया और लोग कोरोना महामारी को खत्म करने का भी काम यहाँ पे किया। आज अगर मुंबई की बात कर लीजिए तो यहाँ पे रोजाना मुश्किल से 500 केसेस कोरोना के आते हैं। तो हमने इस 2 साल के दौरान हमने कोरोना से जिस तरह से यहाँ पे लोगों को कोरोना फैला और हमने उस पर विजय प्राप्त की, वह कहीं न कहीं उदाहरण देने लायक है और
दूसरे राज्यों को भी इसे हमारे राज्य से सबक सीखना चाहिए। तो हमने ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। 3 करोड़ के ऊपर हमने वैक्सीनेशन कर दिया है यहाँ पे लोगों को। तो हमारी आबादी 12.5 करोड़ की है महाराष्ट्र की, और उसमें हम लोगों ने 3 करोड़ का ऑलरेडी कर दिया है। और केंद्र सरकार हमको जितना जल्दी वैक्सीन देगी हम उतना जल्दी लोगों को और वैक्सीनेशन का श्रेय तो वो ले जाएंगे ना रत्नाकर जी, उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराई इसलिए आपने करवा दिया वैक्सीनेशन, उसका तो श्रेय सीधा सीधा वो ले जाएंगे। अभी कोई आपसे पूछ लेगा कि आपने विकास को लेकर क्या किया, आपने लोगों को रोजगार देने के लिए क्या किया, वहां पर जो गरीब जनता है उसके उत्थान के लिए आपने क्या किया, तो उसको क्या बताएंगे आप, इस बारे में क्या जवाब देंगे आप? श्रेय लेने का बात है, अगर मोदी सरकार तो देखिए कोरोना जब भी खत्म नहीं हुआ था तभी श्रेय ले ली थी कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। और ये वैक्सीन का श्रेय ये इन लोगों का देन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है ये वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों की देन है, भारत के वैज्ञानिकों की देन है। तो श्रेय सारा जो है भारत के वैज्ञानिकों को जाता है। हाँ, ये कोरोना महामारी के कुप्रबंध का श्रेय जरूर इनको जाता है। 4 लाख के ऊपर जो मौतें हुई हैं उसका श्रेय जरूर भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज लोग महामारी से जूझ रहे हैं, उनको बिना ऑक्सीजन के लाखों लोग मर गए, उसका श्रेय जरूर भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तो ये श्रेय लेने में तो आगे है, मास्टर है, ये मार्केटिंग करने में मास्टर है, ये लाशों के ऊपर भी मार्केटिंग करते हैं। अगर भारत सेना का जवान अगर हमला करता है और वहां पे अपना वीरता दिखाता है तो ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है कि उनकी सरकार ने ये कर दिया। तो ये श्रेय लेने में तो उस्ताद है, ये मार्केटिंग में मैनेजमेंट है, हेडलाइन मैनेजमेंट में तो ये महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन भारत की जनता भी ये समझ रही है कि एक्चुअल काम कौन कर रहा है और कौन सिर्फ श्रेय ले रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं आज के परिदृश्य में। ठीक है कैप्टन सिंह, आवाज मिल रही है सर आपको? अरे आपकी आवाज तो मिल रही है। जी सर, आपकी भी आवाज हम तक पहुंच रही है। आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि सर समय की भी हमारे पास कमी है, बातें आप लगातार सुन रहे थे, आपका आखिरी कमेंट इस पूरी डिबेट पर। पल्लवी जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और वहां ये तिहाड़ी सरकार, इन्होंने कोई आज दिन तक 2 साल के कार्यकाल में कोई जनता का कार्य नहीं किया है। कोरोना काल में इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया था। और कांग्रेस ये जो बात कर रही है कि हम वैक्सीन लगवा रहे, ये तो वैक्सीन चोर है, वैक्सीन चोर। इन्होंने पंजाब में जो सेंटर में वैक्सीन भिजवाई, इन्होंने प्राइवेट में बेच दी। राजस्थान में इन्होंने वेंटिलेटर हमने भिजवाए तो प्राइवेट में बेच दिए। और वैक्सीन जो है ना कचरे के डब्बे में राजस्थान में पकड़ी गई है। तो ये तो जनता को वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही वैक्सीन पे। चलिए सर, इतनी कमी आती तो फिर आज महाराष्ट्र विधानसभा को ऐसे आपने सत्र पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। ये तमाम आपको जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे रखने चाहिए थे, तब तो सारा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और आपके विधायक अलग से निलंबित हो गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी देखनी चाहिए। विपक्ष का मतलब सिर्फ हंगामा करना नहीं होता सर, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाना होता है। सवालों का जवाब देने की इनमें हिम्मत नहीं थी। चलिए कैप्टन सिंह, हम समय की कमी है सर, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राष्ट्र धर्म में आज हमने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कल क्या कुछ होता है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।